हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे और पहले हम थियरी को कवर करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि थियरी को स्किप कर लेना चाहिए, जिन्होंने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, जिनको लगता है कि थियरी को कवर करना है, अगर आप बुक को बिल्कुल भी नहीं टच कर रहे हैं तो आप थियरी को कवर करके उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो इंडियन स्टेट के हेड होते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ नेशन। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे एक इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। और 53 आर्टिकल कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो कहाँ पे? इट शैल बी वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर उन इनडायरेक्टली जो ऑफिसर्स होते हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आर्टिकल 52 53 हो गया। 52 क्या है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 53 है एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होंगी वो प्रेसिडेंट में होंगी। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली इंडायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 54 सेज दैट प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, 54 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 54 सेज दैट प्रेसिडेंट शैल बी, जो प्रेसिडेंट हमारे होंगे वो इलेक्टेड होंगे। कैसे? एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा और कौन कौन होगा उसमें? ये होंगे इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं किया गया है यहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों होंगे, लेकिन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड जो लोग होंगे उनसे जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और वही लोग इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, 70th Amendment Act 1992 provides for the inclusion of the members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. ठीक है, तो जो 70th अमेंडमेंट है 1992 का, वो इंक्लूड कर देता है लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी? जो दिल्ली है। ठीक है ना, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो यूटीज को, दिल्ली और पुडुचेरी को इंक्लूड कर देता है जो हमारा अमेंडमेंट 70 है, आर्टिकल 90 जो एक्ट 1992, 70th अमेंडमेंट 1992 में जो है दिल्ली और पुडुचेरी उनकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को इंक्लूड किया जाता है किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज में। किसके? प्रेसिडेंट के। ठीक है, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी और दिल्ली, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कभी कभी आ जाता है कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, और कभी कभी आता है कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वेदर इट बी राज्यसभा और लोकसभा कहीं के भी हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरी पार्टिसिपेट नहीं करेगी स्टेट की। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इलेक्शन इज held in accordance with the system of the proportional representation by means of single transferable vote and the voting is done by the secret ballot. ठीक है, तो क्या होगा? जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। सिस्टम कौन सा होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाएगा। ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर रिक्वायर्ड into and decided by the सुप्रीम कोर्ट। और जहाँ जहाँ पे आपका ये है ना हाईलाइट किया जा रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आपके अभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कौन देखेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। ठीक है, हुज डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, उसके बाद कोई और जो है वहां पे कोई और चीज नहीं समझी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। ठीक है, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्टेड मेंबर ने, तो इससे मतलब नहीं है, जितने लोग होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हीं से जो है इलेक्शन होगा, उसको इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 58 डिस्क्राइब्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करता है। और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका प्रेसिडेंट बनने का? फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है,
लोकसभा के मेंबर होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 35 ईयर्स का एज पूरा हो जाना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये जो है आपके क्राइटेरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई 50 इलेक्टर्स एज एंड प्रपोजर्स। 50 इलेक्टर और 50 प्रपोजर होने चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा था कितने इलेक्टर और कितने प्रपोजर होने चाहिए, तो 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स होने, प्रपोजर्स मतलब 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, ये होने चाहिए। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000, ठीक है, 15,000 रुपए की 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है अगर किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना होता है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइबल टू बी fortified in case of the candidates fail to secure 1/6 of the vote poll, ठीक है। तो ये 45 मतलब होता है ना, बोलते हैं इसको हिंदी में जमानत जब्त हो जाना, ठीक है। तो अगर 1/6 अगर वोट नहीं मिलता है तो उनको जो है उनके जो 50,000 जो डिपॉजिट किए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, सिक्योरिटी वो 45 कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स ऑन हिज ऑफिस, ठीक है। तो ये 5 साल का इनका टर्म होता है, ये आर्टिकल 56 कहता है। 56 क्या कहता है, 5 years का टर्म होता है इनका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1)(a) द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सब जहां जहां पे अंडरलाइन है वहां पे आप ध्यान रखिएगा। और सॉरी, ये पता नहीं इतना स्क्रॉल क्यों हो जा रहा है, एक सेकंड। तो इनका क्या करना है कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं आर्टिकल 56(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि 56(1)(a) कहता है कि अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन रिटन में जो है किसको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं, ठीक है। फर्दर he can also be removed from the office by the process of impeachment, आर्टिकल 56(1)(b) में है, ठीक है। इम्पीचमेंट कहाँ पे है, आर्टिकल 56(1)(b) में। दो तरीके से प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट सकते हैं, पहला तो वो रिजाइन कर सकते हैं, रिटन में वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, दूसरा है इम्पीचमेंट के थ्रू, आर्टिकल 56(1)(b) के थ्रू, ठीक है। द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 61 इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक ही ग्राउंड है जो है इम्पीचमेंट का, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देते हैं तब उनको इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। अब ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि कोई प्रेसिडेंट अभी इंडिया में है जिनको इम्पीच किया गया हो, तो नो प्रेसिडेंट हैज सो फॉर बीन इम्पीच्ड, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। व्हेन अ वैकेंसी अकर्स in the office of the president due to his resignation, removal, death and otherwise, the vice president acts as the president until a new president is elected। तो अभी ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रेजिग्नेशन, कोई रिमूवल, कोई डेथ और किसी और वजह से अगर कोई वैकेंसी आ जाती है तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट until a new president is elected, ठीक है। नेक्स्ट है further when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his functions until the president resumes his office। अगर किसी कारणवश वो ऑफिस में नहीं आ सकते हैं तो जब तक वो रिज्यूम नहीं करते ऑफिस तब तक जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब ये ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, वो जो है ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के, ठीक है। According to Article 59(1), if any person who is a member of the either House of the Parliament or the House of the State Legislature is elected as the President, he is deemed to vacate his seat in the House or in that House on the date on which he enters upon his office as President, ठीक है। 59 आर्टिकल 59(1) ध्यान रखिएगा क्या कहता है 59(1)। 59(1) ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर चाहे वो किसी भी हाउस के हों, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हो, वो अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट तो उसी दिन से उनके हाउस को उनकी जो है सीट को वैकेंट माना जाएगा जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 59(1) कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय CJI, ठीक है, आर्टिकल 60 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 60 याद रखिएगा। जो ओथ होता है किसका, ऑफिस, किसके, प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वो कौन ओथ दिलवाता है, वो दिलवाते हैं, दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Currently the salary of president is 5 lakhs per month
इट इज़ पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी आता है एग्जाम में कि जो 5 लाख सैलरी है वो कहाँ से पे की जाती है, दैट इज इट इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इन हिज नेम। तो आर्टिकल 77 क्या कहता है कि जो भी बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब कोई बिजनेस नहीं कहता, जो भी बिजनेस होता है, जो भी जो है इनका कहीं भी कोई ऐसी ट्रिटी या कुछ करना होता है तो वो किसके नेम पे, इट इज फॉर्मली डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अब नेक्स्ट है he can be summoned he can summon a joint sitting of both the houses of the parliament, article 108, that is very very important। ये एग्जाम में सीधा आर्टिकल पूछ लेता है कि कौन सी आर्टिकल में दिया है जॉइंट सिटिंग और कौन जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, कौन समन कर सकता है। तो इट इज समन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 108 में है, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं। व्हेन अ बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट after it has been passed by the parliament, he can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill if it is not a money bill for the reconsideration of the हाउस। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 3 चीजें उनके पास होती हैं। ठीक है, अगर कोई बिल पास कर दिया गया, ठीक है, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में अगर पास कर दिया गया, दोनों हाउस में पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट को भेज दिया गया, तो 3 उनके पास ऑप्शंस होते हैं। या तो वो क्या कर सकते हैं, अपना असेंट दे सकते हैं। ठीक है, बिल को अपना असेंट दे सकते हैं, या फिर अपने असेंट को जो है विदहोल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल को कि आप देखिए फिर से रिकंसिडर करिए इस बिल के बारे में। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास होती हैं, 3 पावर्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए हाउ एवर इफ द बिल इज पास, अगर मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल है तो उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ एवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट द अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अगर फिर भी वो पास कर दिया जाता है, ठीक है, अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और फिर भी जो है बिना अमेंडमेंट के बिल पास कर देते, तो प्रेसिडेंट के पास अब एक जो है यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि उनको अपना असेंट देना ही होगा उस बिल पे। ठीक है, a bill becomes an act after the assent of the president। नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू द लोकसभा, दैट टू लोकसभा ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन। तो मनी बिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल जस्ट सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये जो हमारा मनी बिल है, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट दैट टू इन लोकसभा ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले ही प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ले लिया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है। ही कैन promulgate ordinances when the parliament is not in session। आर्टिकल 123 क्या कहता है, 108 कहता है ज्वाइंट सिटिंग, 123 है ऑर्डिनेंसेस, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है ऑर्डिनेंस प्रोमगलेट करने की। तो 123 में अगर जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस प्रोमगलेट कर सकते हैं। दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। ठीक है, जब रीअसेंबल कर रहे हैं तो 6 वीक के अंदर ही इसको जो है क्या कर देना है, अप्रूव कर देना है पार्लियामेंट को। ही कैन ऑल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ठीक है, और ऑर्डिनेंस वो क्या कर सकते हैं, प्रोमगलेट भी कर सकते हैं एंड विदड्रॉ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to grant pardons to the person and to suspend and remit, respite, reprieve and commute sentences in certain cases। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है, आर्टिकल 72 ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पार्डन को ग्रांट कर सकते हैं, सस्पेंड, रिमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव और कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रिमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव और कम्यूट क्या होता है, सस्पेंड आपको पता है। ठीक है, ही हैज द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72 याद रखिएगा। 72 में क्या है, आर्टिकल आपका ये जो 1 2 3 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 1 2 3 क्या है, ऑर्डिनेंस प्रोमोगलेट करने का। आर्टिकल 108 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 72 क्या है, पार्डन करने का पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो ही हैज द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142। ठीक है, 142 ये भी इंपॉर्टेंट है। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया अ शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज द पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है,
वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल्ड एरिया का, ट्राइबल एरिया का, वो उसका पावर उनके हाथ में होता है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं ये, ठीक है। तो और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 42nd Amendment Act 1976 made the provision that made the president bound by the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister, ठीक है। तो ये जो हमारा 42nd Amendment है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd Amendment Act 1976 में ये प्रोविजन कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। The 44th Amendment Act 1978 enacted by the Janata Party government authorized the president to inquire the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, ठीक है। तो फिर से एक जो है जनता पार्टी के टाइम पे एक अमेंडमेंट लाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 का। इसमें प्रेसिडेंट को जो है पावर दी गई है, प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है कि ही कैन इंक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। अभी हमने जैसे देखा था कि आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है आप बाउंड हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। आप उनके डिसीजन से बाउंड हैं। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 कहता है कि आप प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जो है इंक्वायर कर सके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करने के लिए अपने एडवाइस को, ठीक है, इधर जनरली और अदरवाइज। हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस रेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, और रिकंसिडरेशन करने के लिए कहते हैं, फिर भी वो वही चीज जो है विदाउट अमेंडमेंट वही चीज वो करते हैं, तो फिर आप जो है क्या है, आपको उन्हीं के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका टेन्योर है, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे करके देख लीजिए, एक सेकेंड। देखिए इसको, देखिए इसमें पहला हमारा है नेम राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। इनका टेन्योर देख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950, 30 मई 1962। ये 3 टेन्योर के लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों था। अगर ऑर्डर इंडिविजुअल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो ये पहले थे, अदरवाइज ये 3 टेन्योर इन्हीं का था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो है ये 4th टेन्योर वाइज ये 4th थे, लेकिन इंडिविजुअल ऑर्डर वाइज 1 थे। उसके बाद जाकिर हुसैन है, ठीक है, इनका 5th है, ऐसे 3 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा क्योंकि 3 टेन्योर राजेंद्र प्रसाद जी का ही था, ठीक है। फिर उसके बाद है बीबी गिरी, ठीक है। फिर जस्टिस आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, एक्टिंग थे ये, और बीबी गिरी भी एक्टिंग थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला भी एक्टिंग थे। फिर बीबी गिरी जो है इनका टर्म आया, ठीक है। ये 6 थे, इंडिविजुअल में 4 पे थे, फखरुद्दीन अहमद अली थे। फिर जीडी जत्ती थे, एक्टिंग थे ये। नीलम संजीवा रेड्डी थे। फिर ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर डॉक्टर KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो ये जो है ये याद रख लीजिएगा, रामनाथ कोविंद जो है इंडिविजुअल में जो है 14 पे हैं, और अगर हम टेन्योर वाइज देखें तो ये 16 इनका नंबर है, ठीक है। टेन्योर वाइज 16 नंबर है और इंडिविजुअल में 14 नंबर है। अब देखिए हमें करना है क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसको देखते हैं। हाँ, देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट हेड करते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ए ही सही है हमारा। तो आंसर देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए सही है, आर हमारा गलत है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, पावर होती है यूनियन की, इट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो असर्शन जो है ए इज करेक्ट, वेयर एज द रीजन इज फॉल्स, बिकॉज द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज पावर ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है 2, क्या है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, कैसे इलेक्टेड, डायरेक्टली बाय द राज्यसभा मेंबर्स, बाय द लोकसभा मेंबर्स, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो देखिए आपको पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, ठीक है। आपको पता है कि राज्यसभा लोकसभा के जो है मेंबर्स होते हैं, कैसे मेंबर्स होते हैं, जो है इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, वो वाले मेंबर्स होते हैं। और
आपका ये जो असेंबली होती है उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज, ये जो वोट होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। दिस इज an indirect method of election. Article 54 describes the method of the president method of the election of the president. It says, क्या कहता है ये? अब वही है कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है, हाँ, तो प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ये अपने आप पता नहीं क्या है इसमें, जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो देखिए, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, क्या कौन कौन होता है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, all the elected members of the state legislative assembly of the state. Here state involves national capital, जो state होता है उसमें national capital of Delhi and पुडुचेरी होता है। आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट है 70th अमेंडमेंट 1992, इसके अकॉर्डिंग दिल्ली और पुडुचेरी है, उसके जो है वहाँ उसको भी शामिल किया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट येट इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज। अब आपको पता है कि यूटी हो गया है हमारा जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया कि वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको वो पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये डिसाइडेड नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी दिल्ली एंड पुडुचेरी ही है। ऑप्शन आपको इजीली दे सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the two union territories which have been right to take part in the election of the president of India by the 70th amendment act, कौन सा है? दिल्ली एंड पुडुचेरी है, तो आंसर आप देख लीजिएगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल सही है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। तो हमारा ए होना चाहिए, जो ए, अच्छा ए वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, यानी कि दोनों सही है और ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये कौन सा है? ये है सी। ठीक है, सी है, तो सी क्या है? बोथ ही आर इंडिविजुअली ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये भागे जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर और करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, पता नहीं इसमें आज कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो ये जो है कैसे इलेक्ट होते हैं? ये इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, तो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और लगता है आज वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है ना, ये जो है कैसे होता है? ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट हमारा है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये गलत हो, स्टेट लेजिस्लेचर ये गलत हो गया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो 1 and 4 डी 1 3 क्या था? 1 3 भी देख लीजिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द ऑल द स्टेट, हाँ, जितने भी स्टेट, जितनी भी जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उन लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, तो उनके जो हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी सही है, तो 1 3 and 4 सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन है? नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पीपल, ये हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये गलत है। ठीक है, अच्छा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नहीं, ये गलत है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ये सही है, तो बी नहीं है, बी ही सीधे नहीं है, सॉरी, नॉट इंक्लूडेड है ना, कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए कौन सा है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ द पीपल, ये है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी है। कौन नहीं है ये बताना है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये भी है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए काउंसिल नहीं है, ठीक है, काउंसिल नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको स्क्रॉल करने में डर लग रहा है, पता चल रहा है कि ये ऊपर नीचे हो जाए फिर।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेंबर कौन है जो इलेक्टोरल कॉलेज के, बार बार वही आपको पता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ इलेक्टेड है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ये सही है। ठीक है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूटीज, ऑल द यूटी असेंबलीज, ये सारे नहीं है, दिल्ली पुडुचेरी है सिर्फ। ऑल द गवर्नर्स एंड, अब ये इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2 and 3 ओनली। ठीक है, 2 and 3 only. All the elected members of state assemblies और all the elected members of UT assemblies। ठीक है, तो अच्छा दिल्ली पौंडीचेरी है तो उसका हो जाएगा, उसी के लिए कह रहे हैं ये। तो देखिए हाँ, तो आंसर 2 and 3 हो जाएगा, 2 and 3 राइट है। नेक्स्ट हमारा है द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर। ठीक है, कौन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, ठीक है विधानसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधान परिषद। तो ठीक है, आपको पता है 1 2 3, ठीक है सी है 1 2 3, यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कैसे, ओनली मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, गलत हो गया। ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये भी गलत हो गया। ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यही आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कैसे, लोकसभा, राज्यसभा, और नेक्स्ट हमारा है पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये सही है, लेकिन ये पार्शियली जो है दिया हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स अगर तो ज्यादा बेटर होता। डी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कौन सा सही नहीं है, नॉट है ना, हाँ कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, सही है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द 5-year term from the date on which he enters upon his office, ये भी सही है। On the expiration of his term he continues to hold office until his successor enters upon his office, ये भी सही है। President's election may be postponed on the ground that the electoral college is incomplete, ये गलत है। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है, हमने जो अंडरलाइन भी किया था, आपसे कहा था कि उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वही सीधे डायरेक्टली आंसर और क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो देखिए इलेक्शन जो, इसका कोई मतलब नहीं है कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, जितने लोग हैं वही उसको कंप्लीट माना जाता है। उसके बेस पे इनके इलेक्शन को हम वो नहीं कर सकते कि इनका इलेक्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ठीक है, कैन नॉट बी, ठीक है कैन नॉट बी, देख लीजिए यहाँ पे। The legislative assembly which is dissolved cannot take part in the election, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे ऐसे दे सकता है आपको। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वो डिसॉल्व हो चुकी है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी बिल्कुल भी इलेक्शन में। अब आपका ये है कि इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, इसके बेस पे अगर आपके माइंड में ये आए कि इलेक्टोरल असेंबली पार्टिसिपेट कर सकती है तो बिल्कुल गलत है। अगर इलेक्टोरल असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। Thus option D is not correct while other options are correct with regard to the election of the president. Next question है minimum number of the electors need to be proposer for the presidential candidate। तो ये हमारा 50 है, 50 तो ये जो है गलत है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। For the nomination of a person for the election of the president minimum 50 electors need to be proposers and 50 electors need to be seconders for of the nomination paper. Next, consider the following statement in the electoral college for the presidential election of in India. The value of one vote, ठीक है, value of the vote of an elected member of legislative assembly equals the state population divided by the number of electoral member of the state assembly into 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको बताना ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है the value of the vote of one elected member of the parliament equals to the total value of the votes of all the elected MLAs divided by total number of MPs। ये आपका सही होना चाहिए, यही आपका सही है। ठीक है ना, अगर जो है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन इलेक्टेड मेंबर, जितने जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी एक वोट की वैल्यू, ठीक है,
पार्लियामेंट एमपी जो हैं उनके एक वोट की वैल्यू इक्वल किसके होगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज, जो एमएलएज होंगे, जो विधायक होंगे, उनके टोटल वोट के बराबर होगी, वो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज के वोट से, तो हमें जो है आंसर हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर है। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 of the constitution, as far as predictable practicable, there shall be uniformity in the scale of the representation of different states in the election of the president. Every elected member of the legislative assembly of the state shall as many votes as there are multiples of 1000 in question obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly. तो ये जो है हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इलेक्शन With reference to the election of the President of India, consider the following statement. क्या है, value of vote of each MLA varies from state to state. ठीक है, vary करता है. The value of vote of MPs of the Lok Sabha, value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. ठीक है, लोकसभा के वोट की वैल्यू जो है वो राज्यसभा की, ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा पहला सी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई स्टेट की पॉपुलेशन कम हो सकती है, किसी स्टेट की ज्यादा हो सकती है। अमेरिका जैसा तो सिस्टम है नहीं कि सबका जो है इक्वल होगा। तो देखिए ए सही है, बी गलत हो जाएगा हमारा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी द यूनिफॉर्मिटी द स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स as well as partially between the states as a whole and union in the election of the president. Hence it can be expressed as value of the vote of MLA is equal to total population of the state divided by तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइडेड किससे डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय scale representation of different state as well as the partially between the states as a whole and the union of the election of the president. Hence it can be expressed, कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए वो किसके बराबर होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबलीज इनटू 1000 करेंगे, तब हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लें तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द ईच एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज 8। ठीक है, वो उनका वैल्यू 8 है, लेकिन अगर हम वही बात करें एमएलए के जो यूपी के एमएलए हैं उनका जो है 208 है। ठीक है, तो ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है दूसरा जो है द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है, सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसलिए क्या क्लियर हो रहा है, क्लियर ये हो रहा है कि वैल्यू ऑफ ईच नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ईच member of the Rajya Sabha is the same. ठीक है, if the vote value of one member is to be count the value of the vote of each member of house is the same. ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन if he is a candidate. नेक्स्ट हमारा है, he is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature. फिर he is the member of the upper house of the state legislature, he is the member of the lower house of the state. ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा सी, he is a member of upper house of the state legislature। अगर वो जो सीएम है वो अपर हाउस से हैं, लोअर हाउस से नहीं है, तो वहां के मेंबर ही नहीं तो कैसे वोट देंगे वो, तो वो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि हमें जो है लोअर हाउस का होना जरूरी है। देखिए आर्टिकल 54 provides the president shall be elected by an electoral college consisting of the elected members of both the house of the parliament, the elected members of the legislative assembly of the state. If the CM is of the state is the member of upper house of the state council, he is not entitled to vote in the election of the president. ठीक है, नेक्स्ट है the presidential election in India. Every elected member of the legislative assembly of a state shall have many votes as there are multiple of 1000 in quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly as at present 1997 the expression population
हियर मीन्स द पॉपुलेशन एज, देखिए इसमें कौन सा पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, एज असरटेन बाई, तो कौन सा है ये, हमारा सेंसस है, सेंसस है 1971 के सेंसस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।